दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग इंडियन पॉलिटी में पंचायती राज व्यवस्था है 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टोटल 40 क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 9 में जो है ये पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भाग 2 की बात करें तो देखिए, इसमें जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिया गया है। भाग 10 की बात करें तो इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का प्रावधान दिया गया है। और भाग 11 में जो है ये संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध जो है ये भारतीय संविधान के भाग 11 में दिया गया है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो देखिए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 9 क में जो है ये नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो देखिए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है ये ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 40 जो है ये राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 46 की बात करें तो देखिए, इसमें SC ST और दुर्लभ लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 46 में क्या दिया गया है? SC ST और दुर्लभ लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था इसमें की गई है। अनुच्छेद 48 की बात करें तो देखिए, इसमें कृषि और पशुपालन की व्यवस्था दी गई है, कृषि और पशुपालन की व्यवस्था। और अनुच्छेद 19 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता, याद रखना है, प्रेस की स्वतंत्रता इसमें दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायतों का कार्यक्रम। ठीक है, भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायतों का कार्यक्रम जो है सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन दिया गया है, पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो देखिए, यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज प्रणाली जो है ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। सातवां क्वेश्चन है, पंचायती राज निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। ठीक है, पंचायती राज जो है ये स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है। आठवां क्वेश्चन दिया गया है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य कौन सा है? प्रधान लक्ष्य इनमें से कौन सा है? देखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण जो है ये पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 73वां जो संविधान संशोधन है वो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार जो है, मतलब इसके अंतर्गत जो है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है भारत में। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो किस संशोधन के द्वारा किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है
ये मतलब ये पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन दिया गया है 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29 कार्य। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के 29 कार्य जो है सौंपे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो महिलाओं के लिए पंचायती राज में 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। याद रखना है 1/3। ऑप्शन ए हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है, तो इसमें से कौन सी जो है उसकी विशेषता नहीं है? तो देखिए ग्राम सभा ये इसकी विशेषता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन ये भी इसकी विशेषता है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा ये भी इसकी विशेषता है, महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। देखिए महिलाओं के लिए पंचायती राज में 1/3 आरक्षण है, तो यहाँ पर इसकी विशेषता चौथा हो जाएगा, नहीं है। बाकी ये तीनों इसकी विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान का जो है चुनाव कराने का जो है प्रावधान किया गया है। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समयावधि नए चुनाव कराने हेतु सत्य है? यदि पंचायत विघटन होता है इसका, तो नया चुनाव कराना जो है कितने समय के अंदर होना चाहिए? 6 माह के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 वर्ष। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार जो है पंचायती राज संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है। भारत में पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? प्रबल समर्थक, तो देखिए प्रबल समर्थक थे महात्मा गांधी जी, सिद्धराज ठड्डा और राजीव गांधी। यहाँ पर ये तीनों जो थे ये पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा उपर्युक्त सभी। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा राजीव गांधी थे। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, तो महिलाओं के लिए स्थान जो है 1/3 सीट जो आरक्षित है वो पंचायती राज संस्था में आरक्षित है। याद रखना है ये यहाँ पर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत में जो पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 24 अप्रैल सन 1993 को। ठीक है, 24 अप्रैल सन 1993 को। पंचायत के चुनाव कराने हैं तो निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी राज्य सरकार के द्वारा। पंचायत का जो चुनाव होता है उसको कराने के निर्णय जो है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 1959 में। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ जो है 1959 में किया गया था। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए भारत में पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान में 2 अक्टूबर सन 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। याद रखना है राजस्थान के नागौर जिला। ऑप्शन सी हो जाएगा। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई।
तो देखिए सबसे पहले राजस्थान में अपनाई गई थी, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? तो ये भी बता चुके हैं कि 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले जो इसका शुभारंभ नागौर जिले राजस्थान में किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 2 अक्टूबर सन 1952 को। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर कब की गई थी? 1953 में, 2 अक्टूबर 1953। ऑप्शन डी हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या है? असफलता के कारण ऑप्शन डी हो जाएगा, अशिक्षा। असफलता का कारण अशिक्षा है। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन कौन सा है? तो देखिए महत्वपूर्ण जो प्रतिवेदन है वो है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता के द्वारा जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन सी है? तो ये भी बलवंत राय मेहता समिति है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किया गया था। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसका सभापति कौन था? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता जो थे ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसके ये सभापति थे। ठीक है। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें से एक कथन जो है गलत है। तो देखिए पहला दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों से एक अभिन्न अंग है। करेक्ट है। दूसरा दिया गया है 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ। तो देखिए ये गलत है क्योंकि 73वां जो संशोधन प्रभावी हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। तो यहाँ पर गलत कथन पूछा गया था, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा दिया गया यह एक त्रिस्तरीय जैविकी रूप से जुड़ी संरचना, ये भी करेक्ट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है, तो यहाँ पर यह भी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 3 स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पंचायत समिति को जो है बलवंत राय मेहता समिति ने जो है अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। उसके बाद यहाँ पर आज का क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। देखिए क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।